हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस आरजीपीबी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे क्लासेस परिवार में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरजीपीबी भोपाल बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं और सब्जेक्ट का नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यूनिट नंबर 4 हमारी चल रही है जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। एक बार आप सिलेबस देख लीजिएगा, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरजीपीबी यूनिट नंबर 4 का क्या सिलेबस है। जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसके अंदर आता है थर्मोडायनामिक्स और इसका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है जहां पर हमने थर्मोडायनामिक्स क्या होता है ये देखा था। देन थर्मोडायनामिक सिस्टम, सिस्टम के टाइप्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बात करी थी। प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टेट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, वी हैव सीन इन द फर्स्ट लेक्चर। आज सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देन उस सेकंड लेक्चर के बाद एक लेक्चर में मैं कुछ फॉर्मूले, कुछ प्रोसेस के बताऊंगा आपको। देन उसके बाद एक न्यूमेरिकल वाला लेक्चर आएगा। तो टोटल यहां पर आपको 4 लेक्चर्स मिलेंगे। और ये भी मैं आपको बता देता हूं कि जो फर्स्ट लेक्चर था और जो आज का सेकंड लेक्चर है, दीज 2 लेक्चर्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते तो यूनिट नंबर ये जो थर्मोडायनामिक्स के जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स हैं उनको देखेंगे, और जिनको लगता है कि न्यूमेरिकल भी मुझे करके जाने हैं तो इसके बाद जो हमारे 2 लेक्चर आएंगे वो उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टारगेट रहेगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आरजीपीबी में कई बार पूछा जा चुका है। देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट है और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट है। मतलब इन टॉपिक से आरजीपीबी में क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो एक बार अगर मैं आपको कंटेंट दिखाऊं तो इस तरह का कंटेंट रहने वाला है हमारा। ठीक है, यहां पर हमने लिखा हुआ है कि कौन सा टॉपिक कब कब आया हुआ है, यहां पर मेंशन कर दिया है ताकि आपको एक आइडिया रहे कि यस कि किस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा चुके हैं आरजीपीबी में। तो ये भी आपको पता होगा कि हमारा जो कंटेंट है वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ आरजीपीबी है। इस चैनल पर जो सिलेबस हम कवर करा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द आरजीपीबी करा रहे हैं। पूरा कंटेंट, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यूज, ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ आरजीपीबी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। बात करेंगे यहां पर हम लोग कि थर्मल इक्विलिब्रियम एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक्चुअली ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इसने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं, आप अपनी बॉडी का जो थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हो तो थर्मोमीटर मतलब टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था आपको? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो एक टर्म यहां पर समझिएगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या, देखो मान लो 3 सिस्टम है और 3 सिस्टम आपस में क्या है, कांटेक्ट में है, तो तीनों का टेम्परेचर क्या रहेगा? बराबर बराबर रहेगा। या 5 ऑब्जेक्ट हैं या 2, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे अगर उनको हम कांटेक्ट में लाएं तो उनका टेम्परेचर क्या रहेगा? दैट विल रिमेन सेम। मतलब सिस्टम के अंदर, ध्यान देना, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो नहीं होगा, और टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट का ट्रांसफर भी नहीं होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल भी दिया था। क्या एग्जांपल दिया था? कि कप ऑफ टी का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। और मान लीजिए गरम गरम चाय है, इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है। अब आपने इसको रूम में रख दिया और रूम का टेम्परेचर कितना है? मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है। अब चाय का टेम्परेचर ज्यादा है, रूम का टेम्परेचर कम है, तो ऑब्वियसली हीट का ट्रांसफर होगा। और कहां से कहां हीट का ट्रांसफर होगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, यानी चाय के कप में से हीट निकल करके रूम में सराउंडिंग में चली जाएगी तो इसका टेम्परेचर कम होने लग जाएगा। इसका टेम्परेचर, जो चाय थी, धीरे धीरे ठंडी होने लग जाएगी। लेकिन वो कितनी ठंडी हो जाएगी? क्या वो बर्फ बन जाएगी अपने आप से? नहीं। देखो, जब चाय धीरे धीरे ठंडी हो रही होगी तो टेम्परेचर क्या हो रहा है उसका? डिक्रीज हो रहा है। कब तक टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा? कि जब इस चाय का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तो हीट का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। तो हीट ट्रांसफर, हीट का जो ट्रांसफर होता है, हीट जो फ्लो होती है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होती है। और थर्मल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, मतलब टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर इक्वल है, इसका मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा सिस्टम के अंदर अगर कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, वही चीज यहां पर हमने लिखी हुई है। देखो, इट रेफर टू द कंडीशन व्हेन 2 और मोर ऑब्जेक्ट, 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को या 2 या 2 से ज्यादा सिस्टम को अगर वो सेम टेम्परेचर पर रीच कर जाते हैं, इसका मतलब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। When thermal equilibrium is achieved, जब थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो देर इज नो हीट फ्लो ऑफ देर इज नो फ्लो ऑफ हीट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यानी कि सिस्टम्स के बीच में जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहा, सेम टेम्परेचर हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम मिल गया आपको, तो कोई हीट का फ्लो नहीं होगा, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा।
चलिएगा, नाउ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। नवंबर, आरजीपीवी नवंबर 2018, 19 मई, जून 2018, 2019, 2020, 2022 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट समझना जरा ध्यान से। कह रहा है कि एक बॉडी यहां पे है, एक सिस्टम कह सकते हो, ऑब्जेक्ट कह सकते हो, एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट यहां पर मान लेते हैं। ये दीज आर दी थ्री ऑब्जेक्ट है ना, थ्री ऑब्जेक्ट या थ्री सिस्टम आप इनको कह सकते हो, है ना, थ्री सिस्टम आप कह सकते हो। ये सिस्टम ए हो गया आपका, ऐसा लिखते हैं इसको, दिस इज सिस्टम ए, दिस इज सिस्टम ए, दिस इज सिस्टम बी, या ऑब्जेक्ट बी लिख सकते हैं, सिस्टम बी, एंड दिस इज सिस्टम सी। ओके, सिस्टम सी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। कह रहा है स्टेटमेंट के अंदर कि ये जो आपका, अगर देखो ध्यान सुनो, इफ सिस्टम ए एंड सिस्टम सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर ये तीनों, ये दोनों सिस्टम क्या है बेटा, ये दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कौन? ए और सी, और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बी और सी भी किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये भी क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। ध्यान दो, सिस्टम ए और सिस्टम सी दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं। अब ए को भूल जाओ, अब बात करो सिस्टम सी और सिस्टम बी। बी और सी सिस्टम जो है सेपरेटली ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ए सी के साथ और बी सी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो डेफिनेटली ए और बी भी क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही कहता है आपका जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट कि इट प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, जीरोथ लॉ ने कॉन्सेप्ट दिया था टेम्परेचर का। स्टेटमेंट देखिएगा जीरोथ लॉ का, इफ सिस्टम ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, सिस्टम ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। दैट इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट। ओके, नाउ अब जो आप टेम्परेचर मेजर करते हो थर्मोमीटर से, तो थर्मोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है, टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज गिवन बाय जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, चलिएगा, नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे पूछा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जैसे हमको जीरोथ लॉ ने टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने हमको इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसने दिया हमको। पहली बात, चलिएगा स्टेटमेंट की बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस है। बोले तो एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? ध्यान देना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। What is the meaning of energy conservation? कि energy neither be created nor be destroyed, but it can transfer from one form of energy into another form of energy. मतलब एनर्जी को ना तो नष्ट कर सकते हो, ना उत्पन्न कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने ऐसे पाम को रब किया, हथेलियों को रब किया, तो क्या हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से हीट मैं क्या कर रहा हूं? आई एम डूइंग सम वर्क, मैं वर्क कर रहा हूं, मेरी एनर्जी लग रही ना, मैं वर्क कर रहा हूं, और जो मेरा वर्क है वो किस में जा रहा है? हीट में कन्वर्ट हो रहा है। अरे यस और नो? तो यहां पर हीट मैंने क्रिएट नहीं करी है, हीट क्रिएट नहीं करी है, मैंने जो वर्क किया था वो हीट में क्या हो गया है? कन्वर्ट हो गया है। मैं कुछ वर्क कर रहा हूं तो ये वर्क जो है फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है? हीट जनरेट हो रही है, तो वर्क जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क W हीट में कन्वर्ट हो रहा है। या फिर हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं? हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान देना, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब यही है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, हीट से वर्क में या वर्क से हीट में, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। ट्रांसफर हो सकती है, ना तो इसको क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, वही लिखा गया है। अब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये पहले साइकिल के लिए आया था। किसके लिए? साइकिल के लिए आया, उसके बाद प्रोसेस के लिए आया। ध्यान देना, फिर प्रोसेस के लिए आया, क्योंकि साइकिल क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। प्रोसेस और साइकिल हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिएगा, तो पहले जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया था वो साइकिल के लिए आया था, और क्या था इसका स्टेटमेंट? ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, मींस
एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो मैंने आपको बताया। स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है कि फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम, अरे फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल, साइकिल की बात हो रही है, नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। कि अगर साइकिल, साइकिल का मतलब ऐसे समझो आप, साइकिल का मतलब एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूं, यहां पे मान लो ये आपका पीवी डायग्राम है और एक प्रोसेस हो रहा है, यहां पे एक प्रोसेस हुआ 1 से 2, 1 to 2 एक प्रोसेस हुआ, तो ये तो एक प्रोसेस है, ये साइकिल नहीं है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बताया था आपको कि जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाते हैं तो साइकिल बनती है, उसमें एक से ज्यादा प्रोसेस होने चाहिए। तो 1 से 2 एक प्रोसेस है और 2 से 1 एक और प्रोसेस हम मान लेते हैं, तो ये हो गया 1 से 2 एक प्रोसेस, 2 से 1 दूसरा प्रोसेस, 1 से चले 2, 2 से आगे वापस 1 पे, तो इट इज ए साइकिल। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, ये पहले आया था साइकिल के लिए। क्या कहा इसने कि नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। अरे नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर, मतलब ये हुआ कि अगर मान ले कोई तेरा एक सिस्टम है, दिस इज अ सिस्टम, और यहां पर क्या हुआ कि एक हीट ट्रांसफर हुई 1 से 2, ये जो 1 से 2 प्रोसेस हुआ है, सिस्टम को हमने हीट दी है, सिस्टम को हमने हीट दी है। अब सिस्टम को हीट दी है, कुछ मान लो यहां से क्या मिला हमको, हमको मिला यहां से कुछ वर्क, वर्क डन बाय द सिस्टम 1 से 2, 1 से 2 में हीट दी, वर्क मिला। 2 से 1 में क्या होगा, मान लो हीट रिमूव हुई, कितनी हीट रिमूव हुई, मान लो कितनी हीट रिमूव हुई, मान लो हीट रिमूव हुई Q 2 से 1, 1 से 2 हीट ऐड हुई और 2 से 1 हीट रिजेक्ट हुई। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको, लेट मी चेंज द कलर, ओके, तो कितना हीट रिमूव हुआ 2 से 1, दैट इज Q 2 to 1। तो और वर्क डन ऑन द सिस्टम, मान लो कितना वर्क हुआ सिस्टम के अंदर 2 से 1 में W 2 to 1। अगर मैं इसको यहां पर अप्लाई करके देखने की कोशिश करूं तो बता सकते हैं कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। देखो ये जो, देखो ये है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू, क्यू का मतलब है हीट ट्रांसफर। तो इस साइकिल में जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी प्रोसेस हैं, या तो हीट सिस्टम के अंदर गई होगी तो प्लस लिखते हैं, और हीट सिस्टम से बाहर आई होगी तो उसको माइनस लिखते हैं। तो यहां पर दो प्रोसेस हैं, तो दो हीट ट्रांसफर हैं, 1 से 2 और 2 से 1। इसका मतलब है इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन, समेशन भी लगा सकते हैं आप इस तरह से, समेशन सबको जोड़ दिया, अलजेब्रिक सम। और जो सर्कल बना हुआ है इसका मतलब है साइक्लिक इंटीग्रल, यानी साइकिल की बात हो रही है। तो इस साइकिल के अंदर जितने भी प्रोसेस हैं उन प्रोसेस में अलजेब्रिक सम ऑफ हीट, तो कितनी हीट देख रहे हो, Q1 to 2, Q2 to 1। तो यहां हम लिख पाएंगे कि Q1 to 2 प्लस लिखेंगे क्योंकि हीट सिस्टम के अंदर जा रही है, सिस्टम से बाहर हीट निकल रही है तो माइनस, तो Q2 to 1 इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर, जितना भी वर्क डन है उसको लिखेंगे हम, उनका अलजेब्रिक सम लेंगे। तो 1 से 2 क्या हो रहा था, वर्क मिला, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम से जब वर्क मिलेगा हमको तो प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, तो कितना हो जाएगा W1 to 2। और ये जो W2 to 1 है, 2 से 1 में वर्क दिया, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम को वर्क दे रहे हैं तो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के W2 to 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करी है, अदरवाइज आप इतना ध्यान रखें कि ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस है, और ये इसका स्टेटमेंट है कि क्लोज सिस्टम के लिए अगर साइकिल की बात हो रही है तो नेट हीट ट्रांसफर नेट वर्क ट्रांसफर के बराबर होगा। जो आपने यहां लिखा है उसका मतलब ये वही है, इसका मतलब भी क्या है, साइक्लिक इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है समेशन, इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, समेशन। आगे चल सकते हैं क्या हम लोग, यस। अब बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए प्रोसेस, क्योंकि यहां पे जो हमने बात करी है ये साइकिल के लिए बात करी है। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ साइकिल। किसकी बात हो रही है, साइकिल की बात हो रही है, जो कि जून 2023 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब हम बात करेंगे जनवरी फरवरी 2008 और जून 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस के लिए बताइए, किसके लिए बताइए, प्रोसेस के लिए। तो पहले किसके लिए आया था फर्स्ट लॉ, अरे पहले आया था साइकिल के लिए। चलिए आगे देखते हैं, व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट बोथ द हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर टेक्स प्लेस। जब सिस्टम में कोई प्रोसेस होता है तो हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर होता है। द नेट एनर्जी ट्रांसफर गेट स्टोर्ड विद इन द सिस्टम विच इज नोन एज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ध्यान से समझो कि ये मान लो कि आपका कोई एक सिस्टम है, ये क्या है, आपका कोई एक सिस्टम है, क्या है आपका सिस्टम है। अब आपने यहां पर हीट ट्रांसफर किया कुछ, तो वर्क ट्रांसफर भी होगा। अब आपने मान लो
कि आपने कितना इसको दिया, मान लो 100 किलो जूल आपने इसको हीट सप्लाई किया और इससे वर्क कितना मिला आपको, मान लो यहां पर आपको 60 किलो जूल वर्क मिला, तो बाकी कहां गया, तो बाकी सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। और इस सिस्टम को कितनी हीट दिया आपने, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट, और वहां से उसने वर्क में कन्वर्ट कर दिया उसको कितना, 60 किलो जूल 60 यूनिट, तो बचा हुआ एनर्जी कहां गई, वो टोटल एनर्जी में स्टोर हो गई। तो यहां पर आपको मिल जाएगा, इस ये आपका सिस्टम था, तो यहां पर आपको कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 40 किलो जूल। तो ये हो गया आपका एक प्रोसेस हुआ है, एक क्या हुआ है, एक प्रोसेस हुआ है ना। मान लो कि ये आप कह सकते हो 1 से 2 एक प्रोसेस हुआ है, 1 से 2 एक प्रोसेस हुआ है, आप लिख सकते हो Q1 to 2 W1 to 2 इतना वर्क मिला, और कितना चेंज हुआ, जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई उसको टोटल एनर्जी बोला, वही लिखा गया है। द नेट एनर्जी ट्रांसफर गेट स्टोर्ड विद इन द सिस्टम विच इज नोन एज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यही सिस्टम की टोटल एनर्जी कहलाएगी। अब आप मुझे बता सकते हैं 40 कैसे आया, कि Q माइनस डब्ल्यू, तो देखो लिखा है डेल Q माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डी इंटू ई। ये कितना हो गया, दिस इज 100 किलो जूल एंड दिस इज 60 किलो जूल, ये कितना बचा आपका 40 किलो जूल। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में, पॉइंट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस, ठीक है। ये आपके दोनों क्या होते हैं, ये और ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों पाथ फंक्शन होते हैं, और ये होती है प्रॉपर्टी, ये होता है आपका पॉइंट फंक्शन। एनर्जी क्या होती है, पॉइंट फंक्शंस, इसीलिए इसको डी से लिखा है। आप हीट को डी क्यू नहीं लिख सकते, आप वर्क को डी डब्ल्यू नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पाथ फंक्शंस हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो प्रोसेस है 1 से 2 हो रहा है, आप चाहो तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है फॉर चेंज ऑफ स्टेट 1 to 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Q1 to 2 माइनस के W1 to 2 इज इक्वल टू DE, या फिर आप इसको लिख सकते हो, इसको जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1। ओके, DE क्या था, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, दैट इज डिफरेंस इन एनर्जी, क्योंकि पहले से भी तो कुछ एनर्जी हर सिस्टम की रहती है ना, तो हम यहां पर डिफरेंस की बात करते हैं बेसिकली, तो डी का मतलब है डिफरेंस। तो यहां पर E1 और E2 क्या हो गए, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट स्टेट 1 and 2। स्टेट 1 पे कितनी एनर्जी थी, E1 पहले से, और बाद में जब सिस्टम के अंदर चेंज हुआ, प्रोसेस हुआ, तो कितनी एनर्जी हो गई, E2, दोनों का डिफरेंस हो गया DE। यहां पे Q1 to 2 क्या है, हीट ट्रांसफर है 1 से 2 जाने में, और W1 to 2 है वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस फ्रॉम स्टेट 1 to स्टेट 2। जब कोई सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 गया तो कितना हीट ट्रांसफर हुआ, कितना वर्क ट्रांसफर हुआ। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, लेकिन ये प्रोसेस के लिए है। किसके लिए है, प्रोसेस के लिए है। तो मैं यहां लिख दूं इसको, तो डेल क्यू, ध्यान देना बेटा, तो डेल क्यू माइनस के डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डीई, दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्या है आपका, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और किसके लिए है, फॉर प्रोसेस। ये किसके लिए है, ये प्रोसेस के लिए है, क्योंकि अभी जो मैंने बात करी थी यहां पे दिस इक्वेशन, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था, लेकिन ये साइकिल के लिए था। किसके लिए था, यहां पे अंडरलाइन कर लेना इसको, ये साइकिल के लिए है। और जबकि जो इक्वेशन मैंने लिखी है, ये वाली इक्वेशन, दिस इज फॉर ए प्रोसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा यहां पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे जो कैपिटल ई है, दैट इज टोटल एनर्जी, ये है आपकी टोटल एनर्जी। ओके, और टोटल एनर्जी के अंदर आता है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। यहां पे जो यू है, दैट इज व्हाट, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ध्यान देना, ये है इंटरनल एनर्जी। अब मैं इसको अगर इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, चेंज ले लो इनका, तो चेंज इन टोटल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज डी यू। कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो चेंज होता है आपका काइनेटिक एनर्जी में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। ध्यान देना, मैं काइनेटिक एनर्जी को निग्लेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं पोटेंशियल एनर्जी को निग्लेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं उनके डिफरेंस को, उनके चेंज को कर रहा हूं निग्लेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिफरेंस जीरो, ये जीरो। तो आप यहां से देख सकते हैं कैपिटल ई इज डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी यू आ जाएगा। बोलो यस और नो। अब देखो जरा यहां पे, ये जो डी ई है टोटल एनर्जी, यहां पर डी यू से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो,
तो मेरे भाई यहां से आपको क्या इक्वेशन मिल जाएगी, यहां से क्या इक्वेशन मिल जाएगी कि डेल क्यू माइनस के डेल डब्ल्यू इक्वल टू डी यू। अरे यस और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये भी क्या है आपकी, अरे ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन है। दिस इज व्हाट, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लेकिन कब, जब हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस को निग्लेक्ट कर दिया है। लिखेंगे व्हेन, भाई एक बात बताओ, ये भी फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है, ये भी फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये भी प्रोसेस की इक्वेशन और ये भी प्रोसेस की इक्वेशन। पूरा अगर मैं लिखना चाहूं तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दिस इज, यहां पे इज छूट गया है, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ प्रोसेस। ये भी प्रोसेस के लिए है, ये भी प्रोसेस के लिए है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, यहां टोटल एनर्जी डी है, यहां क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को निग्लेक्ट कर दिया। व्हेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी निग्लेक्टेड, जब हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को निग्लेक्ट कर दिया, तो वो जब इक्वेशन बनी तो ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन है। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, ई टोटल एनर्जी है, यू इंटरनल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस को हमने निग्लेक्ट कर दिया। नाउ व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, ये भी आरजीपीबी में पूछ लिया था बेटा, ये भी पूछ लिया था आपसे आरजीपीबी में, ये भी आरजीपीबी में क्वेश्चन पूछ लिया था। डिफाइन इंटरनल एनर्जी, द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। कि जो सिस्टम है, सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है ड्यू टू मॉलिक्यूल्स, एनर्जी एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल्स आर नोन एज इंटरनल एनर्जी। इट इज सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्योंकि जो देखो, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, और जबकि इंटरनल एनर्जी जो है ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। अब आप कहोगे माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक क्या, ये लास्ट लेक्चर मैंने आपको समझाया था, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। आइएगा, अब जो इंटरनल एनर्जी है, इसमें भी आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ध्यान देंगे कि एक होता है आपका इंटरनल एनर्जी, जिसको हम कैपिटल यू से लिखते हैं। इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल, इसकी यूनिट किलोजूल में हम जनरली लिखते हैं। अब ये एक्सटेंसिव क्या होती है, जो मास पर डिपेंड करती है, लास्ट लेक्चर में बताया था प्रॉपर्टी। अच्छा, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, ये है इंटरनल एनर्जी, ये स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट मास, तो हमने स्मॉल यू से लिखा है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी को, एंड दैट इज कैपिटल यू अपॉन एम। मतलब इसको पर यूनिट मास आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर केजी। ध्यान देना, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दिस इज एक्सटेंसिव। और रेशियो जो होता है, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जो रेशियो होता है दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता। जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती हैं वो सब इंटेंसिव होती हैं। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हैं वो सब कैसी हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाउ अब हम मूव करेंगे क्या, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ। दिस इज अवर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और देख सकते हैं जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कितनी बार पूछा जा चुका है। आरजीपीबी जून 2008, 2013, 15 है ना, और 14 में पूछा गया, नवंबर दिसंबर 2017, 2018 में पूछा गया। तो अब हम ये समझते हैं कि जब हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे तो फर्स्ट लॉ की क्या लिमिटेशन है, पहले उसको जान लेते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो फर्स्ट लॉ ने क्या बोला, फर्स्ट लॉ यही तो कह रहा है कि आप हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो या वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, यही कहा उसने, यस और नो। तो पहली बात तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशन ये है कि इसने डायरेक्शन नहीं बताई कि जो प्रोसेस है वो 1 से 2 होगा कि 2 से 1 होगा। 1 से 2 है, 1 से 2 होगा या 2 से 1 भी हो सकता है कोई प्रोसेस। डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करी किसने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने। चाहे ठंडी हो रही है, हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होगा, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होगा कि कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी होगा, ऐसा नहीं बताया। बस एनर्जी ट्रांसफर होगी, एनर्जी कंजर्व है, ऐसा इन्होंने बताया।
तो इट डज नॉट प्रोवाइड द डायरेक्शन फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स व्हेन अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ थर्मोडायनामिक साइकिल द नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। यही तो हमने लिखा कि नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर, ऐसा करके हम पढ़ के आए, ये बात लिखी हुई है। दिस स्टेटमेंट डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट, हीट किधर से किधर फ्लो होगी, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी या कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, ऐसा नहीं बताया, डायरेक्शन की बात नहीं करी। ओके, द एनर्जी, ये भी इन्होंने बताया कि हीट एंड वर्क इज म्यूचुअली कन्वर्टिबल, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि पूरी की पूरी जो हीट है उसको वर्क में कन्वर्ट करना संभव नहीं है, जबकि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट दैट इज पॉसिबल। 100% वर्क को हीट में कन्वर्ट करा जा सकता है, लेकिन 100% हीट को वर्क में कन्वर्टर नहीं कर सकता, ऐसा इन्होंने नहीं बताया। दैट इज ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्या था कि इसने नेसेसरी कंडीशन तो दी बट सफिशिएंट कंडीशन नहीं दी कि सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस है क्या वो पॉसिबल है, क्या वो प्रोसेस हो सकता है, क्या वो प्रोसेस अकर कर सकता है, क्या वो फिजिबल है प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने नहीं बताया, तो किसने बताया, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने बताया। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने प्रोसेस की डायरेक्शन बताई थी, और इसीलिए हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डायरेक्शनल लॉ भी कहते हैं। इट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है विच गिव्स द डायरेक्शन फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस, कि जो पर्टिकुलर प्रोसेस की डायरेक्शन बताता है, और किसके कॉन्सेप्ट के थ्रू, थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। देयरफॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज आल्सो नोन एज डायरेक्शनल लॉ। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्शनल लॉ बोलते हैं, क्योंकि सेकंड लॉ ने डायरेक्शन बताई थी। याद रहेगा, याद रहेगा, तो ध्यान रखना। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने, मैंने बताया अभी इसको, कि इसने टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने किसका कॉन्सेप्ट दिया, इंटरनल एनर्जी का, और जो आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इसने कॉन्सेप्ट दिया एंट्रोपी का। अरे किसका कॉन्सेप्ट दिया, एंट्रोपी का। ठीक है, एंट्रोपिक को हम ऐसे लिखते हैं। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, चलिएगा अब बात करेंगे हम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझने से पहले एक चीज पर जरा फोकस कीजिएगा। हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी, हीट कौन सी एनर्जी है, लो ग्रेड एनर्जी है, और वर्क जो है वो हाई ग्रेड एनर्जी है, वर्क की जो क्वालिटी है वो ज्यादा है। और ऐसा पाया गया, इट इज फाउंड दैट कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हीट, अरे कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी हीट इनटू हाई ग्रेड एनर्जी वर्क नॉट पॉसिबल इन ए साइकिल। मतलब साइकिल के अंदर आप कंप्लीट हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसा पाया गया एक्सपेरिमेंट से। एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स भी होते हैं यहां पे, तो दो तरह के एनर्जी रिजर्वायर्स होंगे, है ना, एक होगा सोर्स और दूसरा होगा सिंक। इसको जरा समझने की जरूरत है, जरा ध्यान देना। सोर्स और सिंक, ये हो गया सोर्स और ये होगा सिंक। समझना दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो सोर्स का मतलब क्या है, सोर्स से हमको कुछ मिलेगा, अरे सोर्स से हमको कुछ मिलेगा, तो सोर्स हीट देता है, ये देने वाला है, सोर्स है ना, सोर्स से कुछ हमको मिलता है। तो इसने हमको दिया हीट, मान लो कितनी हीट दी इसने, दैट इज Q1, कितनी हीट दी, Q1, और इसका जो टेम्परेचर है उसको हम मानेंगे, या इसको आप कह सकते हो QH, और टेम्परेचर मान लो इसका TH। तो सोर्स वो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है, अरे सोर्स वो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है जो हीट को देता है, कितनी हीट दी, QH, और इसका सोर्स का टेम्परेचर कितना, TH, और ये इनफाइनाइट हीट दे सकता है लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, मतलब इसकी इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर की इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। दूसरा सिंक है, सिंक का मतलब है कि ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और इसका टेम्परेचर मान लिया हमने TL, और इसका जो हीट जाएगी इसके अंदर दैट इज QL। ये लो टेम्परेचर है, ये हीट इसके अंदर जा रही है, तो सिंक का मतलब है हीट को एब्जॉर्ब करता है, ये हीट को सप्लाई करता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, और इसकी भी इनफाइनाइट कैपेसिटी है हीट को लेने की, हीट को एब्जॉर्ब करने की, हीट को रिसीव करने की, इसकी भी इनफाइनाइट कैपेसिटी है, तो इसका भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एटमॉस्फेयर है, जैसे एटमॉस्फेयर है, अब आप कार चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, क्या आपकी एक सिंगल बाइक से क्या सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? आपकी बाइक से धुआं निकल रहा है, स्कूटी से धुआं निकल रहा है, तो क्या आपके केवल एक व्हीकल से
क्या एनवायरमेंट का, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? नहीं, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और जबकि वो जो हीट कहां जा रही है? सराउंडिंग में जा रही है। ऐसे समझ लो कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, इस मोबाइल से भी तो हीट निकल रही है, इस मोबाइल से भी तो हीट निकल रही है, और ये हीट कहां जा रही है? इस रूम के अंदर जा रही है। क्या इस मोबाइल की वजह से, क्या इस मोबाइल की वजह से इस रूम का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? नहीं। तो ये क्या हो गया? सिंक हो गया। ये क्या हो गया इसके लिए? ये रूम जो है, रूम के अंदर जो एयर है, ये इसके लिए सिंक का काम करेगा। आपने लैपटॉप चलाया हुआ है, क्या आपके लैपटॉप से आपके घर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा? नहीं। लेकिन आपके घर में जो हीट है वो तो एब्जॉर्ब हो रही है लैपटॉप की कारण। तो क्योंकि इनफाइनाइट कैपेसिटी है, जितना डिफरेंस, तो देखो टेम्परेचर आप कहोगे सर इतना तो बढ़ेगा, हाँ उतना बढ़ेगा, वो निगलेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया सोर्स और ये हो गया सिंक। सोर्स हीट को देता है और ये हीट को रिसीव करता है, दोनों की इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैज टू स्टेटमेंट्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट हर बार लिखने के लिए आता है। अभी हम लोगों ने देखा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसका भी स्टेटमेंट देखा, एक ही लॉ था, एक ही स्टेटमेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का भी एक ही स्टेटमेंट था। अब जो हम सेकंड लॉ पढ़ने जा रहे हैं, इसके दो स्टेटमेंट हैं, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो पहले बात करेंगे केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। अरे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के दो स्टेटमेंट हैं, केल्विन और क्लॉसियस। तो केल्विन को जरा पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर हाई टेम्परेचर पे, और यहां पर हमने एक डिवाइस लगाई है, यहां पर हमने एक बेहतरीन सी डिवाइस का यूज किया है। यस और नो? अब देखो ये जो आपका रिजर्वायर है ना, दिस इज योर रिजर्वायर। इसको हम टेम्परेचर मान लेते हैं TH या T1 मान लेते हैं। इसका टेम्परेचर T1 है और ये सोर्स है। अरे ये क्या है? दिस इज द सोर्स। ये हीट को सप्लाई करेगा। अरे कितनी हीट सप्लाई करेगा? तो टेम्परेचर अगर T1 माना है आपने, तो यहां से हीट को ले लो आप, कितना? अरे Q1 हीट ले लो। यहां से कितनी हीट ले लिया आपने? दैट इज Q1। और ये एक ऐसी डिवाइस है, अरे ये एक ऐसी डिवाइस है जो इस हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है। किस में कन्वर्ट करती है? वर्क में कन्वर्ट करती है। तो यहां पे आपको मिला कितना? वर्क मिला W। क्या मिला आपको? W। और ये एक ऐसी डिवाइस है जो सोर्स तो है यहां पे, लेकिन यहां सिंक नहीं है। मैंने बताया था आपको भी, एक सोर्स और एक सिंक। यहां सोर्स है, हीट देने वाला है, लेकिन हीट को रिसीव करने वाला नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है डिवाइस। तो यहां पर मैं लिखूंगा इसको, दिस इज PMM2, दैट इज परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। बहुत ध्यान समझो। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या कहता है? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर आपको हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है, अगर आप चाहते हैं कि हीट वर्क में कन्वर्ट हो, तो आपके पास दो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होने चाहिए। मिनिमम दो रिजर्वायर होने चाहिए, एक सोर्स और एक सिंक। एक सोर्स और एक सिंक। जो सोर्स होगा वहां से हीट मिलेगी और सिंक में हीट रिजेक्ट होगी। बोले तो यहां पे एक सिंक और होना चाहिए था, जो इस हीट को क्या करता? जो इस हीट को रिसीव करता। तब तो बात समझ में आती। लेकिन यहां पर क्या नहीं है? यहां पर सिंक नहीं है, यहां पर सोर्स है। तो कितने रिजर्वायर हैं? केवल एक रिजर्वायर है। ऐसी डिवाइस बनाना संभव नहीं है। वही चीज लिखी गई है, वही चीज यहां पर लिखी गई है। इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस। ये संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। ऐसी डिवाइस डेवलप करना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। विच प्रोड्यूस नेटवर्क, जो नेटवर्क प्रोड्यूस करे साइकिल के अंदर, बाई एक्सचेंजिंग हीट विद अ सिंगल रिजर्वायर। सिंगल रिजर्वायर से काम नहीं चलेगा। दैट मीन्स मिनिमम 2 रिजर्वायर्स आर रिक्वायर्ड। ऐसी डिवाइस बनाना, संसार में ऐसी डिवाइस बनाना संभव नहीं है जो क्या कर सके? जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके एक रिजर्वायर के हेल्प से। एक रिजर्वायर नहीं, 2 रिजर्वायर कम से कम होने चाहिए, तब जाकर के काम चलेगा। तो ये डिवाइस जो है पॉसिबल नहीं है। PMM2 पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो ये हुआ क्या यहां पे कि भाई इसने हीट दी Q1, इस PMM2 ने जो डिवाइस है, इसने हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया W में, और कितना आया? Q1। क्योंकि रिजेक्ट करने के लिए सिंक है ही नहीं यहां पे, रिजेक्ट करने के लिए सिंक यहां पर नहीं है। तो एक बात बताओ, एफिशिएंसी क्या होती है? व्हाट इज एफिशिएंसी? ये इंपॉसिबल है, पहली बात तो ध्यान रखना। दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसी डिवाइस पॉसिबल नहीं है। और एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। अरे यस और नो?
आउटपुट अपॉन इनपुट, यहां लिख देता हूं मैं दोबारा से। व्हाट अबाउट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। अरे यस और नो, आउटपुट क्या है इसका W, वर्क जो मिल रहा है वो आउटपुट, और इनपुट क्या है इसका, दैट इज Q1, लेकिन W भी तो Q1 के बराबर है, तो ये हो गया आपका Q1 अपॉन Q1 और दैट इज इक्वल टू 1। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा, 100% एफिशिएंसी आ गई। तो आप मुझे बताओ, कभी आपने सुना है कि 100% एफिशिएंसी, दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इज द रीजन, क्योंकि यहां पर पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही है, जो कि संभव ही नहीं है। देखो, इट इज फाउंड दैट कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी, कंप्लीट कन्वर्जन हीट का आप वर्क में कर ही नहीं सकते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। और इसमें क्या हो रहा है, इसने पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर अभी जो डिवाइस है जो ऐसा कर रही है, पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रही है, अगर ऐसी डिवाइस पॉसिबल हुई तो वो कहलाएगी PMM2, that is perpetual motion machine of second kind. If such टाइप ऑफ डिवाइस, देखो मैंने क्या लिखा ऊपर कि ऐसी डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है जो एक रिजर्वायर से हीट को एक्सचेंज करा सके, नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल हुई तो वो क्या कहलाएगी, उसको कहा जाएगा PMM2। एंड एफिशिएंसी कितनी होगी PMM2 की, दैट इज 100%। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 100%। देयरफॉर 100% एफिशिएंसी इज इम्पॉसिबल। अरे जब ये PMM2 की एफिशिएंसी 100%, आपसे पूछे कि PMM2 की एफिशिएंसी बताओ, बोलो 100%। क्या 100% एफिशिएंसी पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि PMM2 ही पॉसिबल नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। ओके, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, चलिएगा। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, तो फिर यहां पर हमको एक कॉन्सेप्ट मिला, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। भाई जो सेकंड लॉ का पहला स्टेटमेंट है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, इन्होंने हमको कॉन्सेप्ट दिया किसका, हीट इंजन का। क्या है हीट इंजन आपका, हीट इंजन के अंदर दो रिजर्वायर कम से कम रहेंगे, एक सोर्स और दूसरा सिंक। तो मतलब ये क्या करेगा, हीट को रिसीव करेगा और हीट को रिसीव करेगा और उसमें से कुछ वर्क में कन्वर्ट करेगा। ध्यान देना, मैं डायग्राम कंप्लीट करता हूं, देन उसके बाद यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये हो गया टेम्परेचर T1 हाई टेम्परेचर, ये हो गया लो टेम्परेचर, और यहां पे इसने हीट, ये क्या है आपका हीट इंजन, HE का मतलब हीट इंजन, कितनी हीट ली Q1 और कितनी हीट सिंक में रिजेक्ट करी Q2। तो बताओ वर्क कितना देगा, ये कितना वर्क प्रोड्यूस करेगा, W। देखो ध्यान से कि यार हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो सोर्स से, अरे जो सोर्स से हीट को रिसीव करता है और उस हीट में से कुछ पार्ट को वर्क में कन्वर्ट कर देता है और बचा हुआ पार्ट सिंक में रिजेक्ट कर देता है। तो यहां मिनिमम 2 रिजर्वायर है ना, तो वर्क कितना हो जाएगा, मान लो इसने वर्क हो जाएगा Q1 माइनस Q2, क्योंकि Q1 इसने हीट इंजन ने Q1 हीट रिसीव करी, Q2 को रिजेक्ट कर दिया, तो कितना बचेगा Q1 माइनस Q2। मान लो ये कितना था, ये 100 किलो जूल है और इसमें से इसने 60 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट कर दिया, तो 40 किलो जूल क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा सिंक में। वही लिखा गया है। तो हीट इंजन, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स पार्ट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम सोर्स। सोर्स जो हीट रिसीव करेगा उसमें से कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट कर देगा और जो बचा हुआ पार्ट है उसको हीट में सिंक में रिजेक्ट कर देगा। और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कितना है W और इनपुट कितना है Q1। सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस हीट इंजन। तो हीट इंजन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, बोले तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, चलिएगा। अब ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहां पर एक ही रिजर्वायर था, केवल सोर्स था। होना क्या चाहिए, एक सोर्स और एक सिंक तो मिनिमम होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट ने क्या बोला, क्लॉसियस स्टेटमेंट को समझेंगे, ये भी आया हुआ है, मतलब सेकंड लॉ के अंदर ही आता है। दो स्टेटमेंट है ना, दो स्टेटमेंट है, तो ध्यान देना यहां पर आपको, यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक हाई टेम्परेचर बॉडी, दूसरी लो टेम्परेचर बॉडी, यानी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, लिख देते हैं यहां पर TH और यहां पर लिख देते हैं TL। ये लो टेम्परेचर बॉडी, दिस इज हाई टेम्परेचर बॉडी, और यहां पर एक डिवाइस लगा देते हैं, यहां पर एक डिवाइस लगी हुई है, दिस वन। अब ये डिवाइस क्या कर रही है, जरा ध्यान देना, ये डिवाइस लो टेम्परेचर बॉडी से हीट को ले रही है और हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर कर रही है। मान लो हीट कितना ले रही है, ये Q हीट लिया और Q इसने ट्रांसफर कर दिया। ये एक ऐसी कोई डिवाइस है, बहुत बढ़िया। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए कि यार ये एक ऐसी डिवाइस है जो लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर कर रही है।
और इसको हमने कुछ वर्क भी नहीं दिया, इसको कुछ हमने बाहर से एनर्जी भी नहीं दी, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। यही बताया था किसने? क्लॉसियस स्टेटमेंट ने। जैसे ऐसे समझो, जैसे करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चलती है, जैसे पानी है ना, जैसे आप मान लो अभी अपनी थर्ड फ्लोर पे हो, पानी लिया आपने, या कहीं भी खड़े हुए हो, ग्लास में पानी है और आप ग्लास को ऐसे पानी गिरा रहे हो, तो पानी नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? पानी तो नीचे ही जाएगा अपने आप से। तो हाई हेड से लो हेड की तरफ हमेशा वाटर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नीचे से पानी ऊपर नहीं जा सकता, अरे जा सकता है, लेकिन आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। जैसे पानी का टैंक ऊपर रखा हुआ है छत पे, आपने नीचे टैब ओपन किया तो पानी ऊपर से नीचे तो अपने आप आ रहा है, मोटर चलाने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर नीचे से पानी ऊपर लेके जाना है तो मोटर चलानी पड़ेगी, उसको वर्क देना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा। तो जैसे वाटर है, पानी है, अपने आप हाई हेड से लो हेड की तरफ अपने आप आ जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर ले जाना है, लो हेड से हाई हेड, नीचे से पानी छत पर लेके जाना है, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, मोटर चलानी पड़ेगी। इसी तरह से यहां पर जो बात हो रही है, हीट ट्रांसफर की बात हो रही है। अब जैसे मैंने चाय का एग्जांपल दिया था आपको, अ कप ऑफ टी 80 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर इसका चाय का, और बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हीट का ट्रांसफर अपने आप हो रहा है। अरे हीट का ट्रांसफर अपने आप हो रहा है, चाय तो अपने आप ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि चाय में से हीट बाहर निकल रही होती है, चाय में से हीट क्या होती है? बाहर। लेकिन स्पॉन्टेनियसली अपने आप हीट का ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हो सकता है। जैसे यहां हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है, तो हाई से लो की तरफ हीट का ट्रांसफर हो जाता, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या चाय अपने आप गर्म हो सकती है? एक बार अगर चाय ठंडी होगी तो चाय अपने आप गर्म नहीं होगी, उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ आपको गैस के चूल्हे पर रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो गर्म हो पाएगी। अपने आप से ठंडी तो हो सकती है, गर्म नहीं हो सकती। तो इसीलिए क्लॉसियस स्टेटमेंट ने क्या कहा? ऐसी डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है। इट इज इंपॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस, इट इज इंपॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस। ऐसी डिवाइस बनाना संभव ही नहीं है जो हीट का ट्रांसफर करा दे लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। अगर आपने इसको कुछ वर्क नहीं दिया है, इसको आपने कुछ वर्क नहीं दिया, W इक्वल टू 0, ये इंपॉसिबल है, ये इंपॉसिबल है। क्या है ये बेटा? दिस इज इंपॉसिबल, ये संभव नहीं है, क्योंकि आपने W कितना दिया? 0। हां, हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हो सकता है, कुछ एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा आपको। अगर यहां पर कुछ वर्क दे दोगे तो काम चल जाएगा, ये डिवाइस चल जाएगी। जैसे आपके घर में रेफ्रिजरेटर रखा है, एयर कंडीशनर है, इसमें भी तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है, लेकिन वर्क करना पड़ता है, एसी लगानी पड़ती है, रेफ्रिजरेटर ऑन करना पड़ता है, स्विच ऑन करना पड़ता है। वर्क नहीं दोगे रेफ्रिजरेटर को तो हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? तो ये कह रहा है कि विदाउट एनी वर्क इनपुट, अगर वर्क नहीं दोगे तो संभव नहीं है हीट का ट्रांसफर कराना लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी। इट इज इंपॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस विच कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल। ध्यान रखना, ये लिखना जरूर है, ये नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हो सकता है, बिना वर्क दिए नहीं हो सकता। आइएगा नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। मतलब ये दो स्टेटमेंट अलग अलग तो हैं, लेकिन दोनों इक्विवेलेंट हैं। एक को अगर आप वायलेट करोगे तो दूसरा अपने आप वायलेट हो जाता है। तो ये क्लॉसियस का वायलेशन किया, यहां पर आपका केल्विन का वायलेशन हो गया। एक चीज यहां पर और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया आरजीपीबी नवंबर 2018 में कि मतलब कंसिक्वेंसेस कोरोलरीज, एक सेकंड लेट मी चेंज द कलर, कोरोलरीज ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसके कंसिक्वेंसेस क्या है, इसके रिजल्ट क्या है, क्या मिला हमको यहां से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ध्यान रखना, कोरोलरी 1 यानी कॉन्सिक्वेंसेस 1, नो इंजन हैज एफिशिएंसी ग्रेटर देन कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन होते हैं जो आपके रिवर्सिबल इंजन होते हैं। एक्चुअली जो आपका सिलेबस इस तरह से डिफाइन करा गया है, इसमें थोड़ी छोटी चीजें दे दी गई हैं। थर्मोडायनामिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो मैकेनिकल सेकेंड ईयर में, जिनकी ब्रांच मैकेनिकल है, जब वो सेकेंड ईयर में जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल बस इतना समझो
कि ये जो होते हैं आपके कार्नोट इंजन, जो रिवर्सिबल इंजन होते हैं, जो रिवर्सिबल इंजन होते हैं, और जबकि प्रैक्टिकली रिवर्सिबल कुछ होता नहीं है। जो आपके रिवर्सिबल हैं, जो आइडियल हैं, जो आपके कार्नोट इंजन है, उनसे ज्यादा एफिशिएंसी किसी की इंजन की नहीं हो सकती है। ठीक है ना, ध्यान रखना। एक तो ये इसका कॉन्सिक्वेंसेस है। सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में अगर दो इंजन है इस तरह से, यहां पर एक इंजन है, ये वाला एक इंजन यहां पे हो गया, इंजन 1, ठीक है, एक इंजन यहां पर भी है, एक इंजन यहां भी है। अगर ये कार्नोट इंजन है और ये एक्चुअल इंजन है, दोनों की टेम्परेचर लिमिट सेम है, तो कभी भी इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज्यादा नहीं हो सकती है। पहला कंसिक्वेंस ये था। दूसरा कंसिक्वेंस क्या है? ऑल इंजन वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट्स हैव द सेम एफिशिएंसी। अगर टेम्परेचर लिमिट सेम है तो सभी इंजन की क्या होगी? एफिशिएंसी क्या होगी? सेम होगी। जो थर्ड इसका कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है कि क्लॉसियस इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिया था इन्हें। क्या था क्लॉसियस इनइक्वालिटी? द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू ओवर टी। साइकिल की बात हो रही है तो साइकिल में तो नंबर ऑफ प्रोसेस होंगे, उन सभी का Q अपॉन टी वन, जैसे आपने लिखा ना Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 प्लस Q3, इस तरह से ऐड करते चले जाओगे तो इनका जो साइक्लिक इंटीग्रल होगा दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है देखो यहां पे। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू ओवर टी, डेल क्यू अपॉन टी का साइक्लिक इंटीग्रल लोगे तो ये 0 या 0 से कम होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर है, दो ही केसेस हैं, अगर ये 0 के बराबर है इसका मतलब जो साइकिल है वो कैसी है? वो रिवर्सिबल साइकिल है। अगर लेस देन 0 है दूसरे वाला केस, तो साइकिल इज इरिवर्सिबल। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ये तो केस में ही नहीं है, दो ही केस पॉसिबल है। अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो साइकिल इज इंपॉसिबल, वो साइकिल पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये दो ही केस बनते हैं इसमें। दिस इज व्हाट? क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी कहलाती है। नेक्स्ट जो कोरोलरी है दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने। क्या होता है एंट्रोपी? तो एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सिस्टम। मान लो ये तेरा कोई एक सिस्टम है, दिस इज अ सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स की यानी कि सिस्टम का जो डिसऑर्डरनेस जितना ज्यादा होगा, बोले तो रैंडमनेस जितना ज्यादा होगा, उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। अगर मैं बात करूं सॉलिड की, जैसे सॉलिड है ना, सब अच्छा, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? ऑब्वियसली गैसेस की, क्योंकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं तो उनकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। उसके बाद लिक्विड की, और सबसे कम किसकी होगी? सॉलिड की। अगर मैं बात करूं, कंपेयर करूं, तो सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम, उसके बाद लिक्विड की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी? गैसेस की। गैसेस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि रैंडमनेस होते हैं मॉलिक्यूल्स। नाउ तो किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब एंट्रोपी उतनी ज्यादा है, और जितना रैंडमनेस आपके जीवन में ज्यादा होगा, आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी एफिशिएंसी उतनी क्या होगी? कम होगी। जैसे आप लोग क्या करते हो? नोट्स बनाते हो। क्या बनाते हो? नोट्स बनाते हो। एक बच्चा क्या करता है? एक सब्जेक्ट का एक रजिस्टर बनाता है, तो वो थोड़ा सिस्टमेटिक मैनर में है। दूसरे सब्जेक्ट का दूसरा रजिस्टर, तीसरे सब्जेक्ट तो इंडिविजुअली है। तो वो जब पढ़ने बैठेगा तो एकदम से पता है उसको कि ये मेरा सब्जेक्ट है, मुझे ये सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, वो सब्जेक्ट खोल लेगा। एक बच्चा क्या करेगा? एक रजिस्टर बनाएगा, अब हर सब्जेक्ट का काम उसमें करेगा, और उसमें भी वो पार्टीशन नहीं करेगा। आज क्लास में करा दिया कुछ, ये टॉपिक कर दिया, उसमें आधा अधूरा लिखा, अगले पेज पे दूसरा सब्जेक्ट, अगला लेक्चर, अगला सब्जेक्ट, अगला लेक्चर, फिर अगला सब्जेक्ट, वो खिचड़ी से पक जाएगी उसमें। फिर जब वो एक महीने बाद देखेगा, जब एग्जाम आएगा उसका कि मैं रिवीजन करूं, तो कैसे रिवीजन करेगा? वो एक ही सब्जेक्ट का पेपर है आपको, तो एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, तो क्योंकि उसमें रैंडमनेस ज्यादा होगी तो एंट्रोपी ज्यादा होगी, तो एफिशिएंसी क्या आएगी? कम होगी। आउटपुट क्या आएगा? कम आएगा। ठीक है, तो जितना सिस्टमेटिक मैनर में आप लाइब्रेरी में जाते हो बुक लेने के लिए, मान लो आपको बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक चाहिए, आपको मैथ्स की बुक चाहिए, तो आप जब लाइब्रेरी में जाते हो तो वहां पर डिपार्टमेंटल वाइज जो है वो अलग अलग रहते हैं कि ये डिपार्टमेंट अलग है, ये डिपार्टमेंट अलग है, कि मैकेनिकल की बुक इधर है, मैथ्स की बुक इधर है ना, इलेक्ट्रिकल की बुक इधर है। तो आप जाओगे मैथ्स वाले कोर्स, उसमें सेलेक्ट कर लोगे, बुक ले आओगे। अगर सोचो सारे सब्जेक्ट की बुक को मिक्स कर दिया जाए और एक लाइब्रेरी में भर दिया जाए, तो आप जब ढूंढने जाओगे, क्योंकि रैंडमनेस ज्यादा है, आउटपुट आएगा ही नहीं, बहुत समय लग जाएगा आपको, तो एफिशिएंसी कहां से आएगी? तो आपको अपने जीवन में जो एंट्रोपी का लेवल है उसको कम करना है, मतलब डिसऑर्डरनेस, मतलब रैंडमनेस को कम करना है, तो इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी, एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ठीक है, चलिएगा।
तो मैथमेटिकली क्या होता है कि जो एंट्रोपी है ये प्रोसेस के लिए है, एंट्रोपी जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल क्यू ओवर टी। ये दोनों के लिए वैलिड है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। दो केस बनेंगे यहां पे, अगर ये डीएस की वैल्यू बराबर है डेल क्यू ओवर टी के तो प्रोसेस रिवर्सिबल है, अगर ग्रेटर देन है डीएस इज ग्रेटर देन डेल क्यू ओवर टी तो प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल है। एक और कोरोलरी है प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। ये जो हमारा यूनिवर्स है इसकी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी या कांस्टेंट रह सकती है। अगर प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस अगर एडियाबैटिक है, कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक है, मतलब सिस्टम कैसा है हमारा, आइसोलेटेड है, तो इसका मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट हो सकती है। लेकिन एक्चुअल की अगर हम बात करें तो एंट्रोपी लगातार इंक्रीज हो रही है, मतलब रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस इस यूनिवर्स का लगातार इंक्रीज हो रहा है। लगातार एंट्रोपी इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, लगातार रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस बढ़ता ही चला जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि इतना रैंडमनेस हो जाएगा इस दुनिया में कि दुनिया भी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ओनली दोज प्रोसेस आर पॉसिबल इन नेचर फॉर विच द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। कि जो डीएस अगर ये इक्वेशन फॉलो नहीं हुई तो प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलिएगा, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था बेटा आज का, जहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जितने भी लॉ होते हैं बेसिकली देयर आर 4 लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। आपके सिलेबस में केवल 3 है, जीरोथ, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ का एक एक स्टेटमेंट है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के 2 स्टेटमेंट हैं, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट एंड क्लॉसेस स्टेटमेंट। कौन सा, क्लॉसेस स्टेटमेंट। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। दैट इज वेरी नॉलेजफुल लेक्चर था, काफी इंपॉर्टेंट था फ्रॉम योर आरजीपीबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं रिपीट कर देता हूं, एक बार जरा सिलेबस पर नजर डाल लीजिएगा, जरा सिलेबस को देखिएगा। इस यूनिट का जो सिलेबस है इसके 2 पार्ट हैं, एक थर्मोडायनामिक्स है और एक स्टीम इंजीनियरिंग है। थर्मोडायनामिक्स में टोटल 4 लेक्चर लेने वाला हूं। 4 लेक्चर में से आज 2 लेक्चर हो चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते वो ये इस थर्मोडायनामिक्स केवल 2 लेक्चर देख के जाना, इसमें से ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। अगर आपको लगता है कि मुझे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं तो अगले 2 लेक्चर भी देख लीजिएगा, कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ठीक है। तो 2 लेक्चर और आएंगे थर्मोडायनामिक्स के, उसके बाद हम स्टीम इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, अपने बैचमेट्स जो कॉलेज मेट्स हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। पूरा सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको कवर करा रहा हूं आरजीपीबी के इस चैनल पर, ठीक है। दिस चैनल इज डेडिकेटेड ओनली फॉर आरजीपीबी स्टूडेंट्स। जिस तरह से हमको एकेटीयू के स्टूडेंट्स का प्यार सपोर्ट मिला है ना, और इसी तरह से हम लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया किसके लिए, आरजीपीबी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट आपको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ आरजीपीबी मिलेगा, ठीक है। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि और दूसरी बात, आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके अपना फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं, आपके कमेंट्स पढ़ के हमको एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। चलिए, और किस किस सब्जेक्ट की जरूरत है आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो उस सब्जेक्ट को भी हम एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कराएंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।